यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। जय हिंद, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, सब घर पे होंगे, सब मस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग पिछले वीडियो में हिंदी की बहुत ही बेसिक क्लास पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग इसी हिंदी के क्रम को, उसी क्रम को, जिस क्रम से हम लोगों ने पढ़ा था उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था, क्या सीखा था। तो हमने उसमें सीखा था, सबसे पहले चर्चा किया था किसका, भाषा का, बताया था ना उसमें। हमने आपको बताया था भाषा की विशेषताएं क्या होती है, भाषा को सीखने की क्या क्या आवश्यकताएं हैं ना, ये सारी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। और बताया था आपको भाषा के प्रकार के बारे में, ठीक है। जैसे हम आपको बताए थे टेलीफोन पर बात करना भाषा के किस प्रकार के अंतर्गत आता है, तो आप जानते हैं कैसी भाषा है, मौखिक भाषा है, ठीक है। तो हम लोग आज इसी भाषा मतलब भाषा के इस टॉपिक को खत्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग हिंदी किसकी बात करने वाले हैं, हिंदी की आज चर्चा करने वाले हैं, हिंदी के विकास क्रम की। मतलब हिंदी ये जो शब्द है कैसे आया, कहाँ से आया ना, इसका प्रयोग किसने किया, तो ये सब सारी चर्चा आज हिंदी पे ही करने वाले हैं। मतलब ये हिंदी शब्द वर्ड जो है कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, जो ये हिंदी है ना, जो हिंदी है वो विश्व के 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी क्या है, विश्व के 3000 भाषाओं में से एक है। सुनिए, और जो ये हमारे यहाँ भारत में भाषा परिवार के आधार पर 4 प्रकार बांटा गया है। किसके आधार पर, भाषा परिवार। भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार देखने को मिलते हैं। भाषा परिवार, ठीक है। भाषा परिवार के आधार पर कितने हैं, तो 4 हैं। पहले कौन है, तो हम लोग देखते हैं हमारे भारत में कितने प्रकार की ये भाषाएं बोली जाती हैं, या भाषा का क्या प्रकार है उसको देखिए। तो पहला है भारोपीय। क्या आता है, भारोपीय। और दूसरा होता है द्रविड़। तीसरा होता है आस्ट्रिक, ठीक। और चौथा है चीनी तिब्बती। ठीक है। तो ये हमारे भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार माने जाते हैं, और जिसमें से 73%, कितने परसेंट बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, 73% जो है लोग ये भारोपीय भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए माना जाता है हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो ऐसे आप बताइएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कहीं पे, हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है, तो आप बताइएगा भारोपीय। भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस यूरोपीय, ठीक है। इसकी चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद दूसरा जो ये द्रविड़ है, इसको भी 25% बोलने वाले लोग आपके भारत में हैं। उसके बाद आस्ट्रिक, ये है 1.3%। उसके बाद ये चीनी तिब्बती, ये है 0.7%, ठीक है। ठीक, तो ये हम आपको बताए भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार के आधार पर कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। अच्छा, ये मतलब कितने परसेंट लोग इसको बोलते हैं, भारोपीय को बोलने वालों को जब परसेंटेज होता है वो 73%, 73%, द्रविड़ भाषा 25%, आस्ट्रिक 1.3, चीनी तिब्बती 0.7, ठीक है। तो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, सभी भाषाओं की जो आदि जननी है ना, क्या बोल रहा हूँ, सभी भाषाओं का आदि जननी कौन माना जाता है, तो वो माना जाता है संस्कृत। आपको पिछले भी वीडियो में बताया था, ठीक है। तो सभी भाषाओं की आदि जननी किसको माना जाता है,
तो वो माना जाता है संस्कृत को। किसको माना जाता है? संस्कृत को। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं संस्कृत पे ही, ठीक है। संस्कृत से मतलब इसी संस्कृत से ही जितनी भी भाषाएं बनी हैं आज हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए तो पहले बात आती है संस्कृत की। किसकी बात आती है? संस्कृत का हम लोग पढ़ने वाले हैं, संस्कृत का विकास क्रम। किसका पढ़ने वाले हैं? संस्कृत। संस्कृत इसकी जो टाइमिंग है वो है 1500 ईसा पूर्व इसका जो टाइमिंग है वो है 1500। संस्कृत का जो टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अच्छा, जो ये संस्कृत है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया, दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? दो भागों में हमने इसको विभाजित किया। पहला भाग है वैदिक संस्कृत। कैसी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। और दूसरा है लौकिक। कैसी संस्कृत है? लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो हम क्या बताएं, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अच्छा, जो ये वैदिक संस्कृत है इसका टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और लौकिक संस्कृत का जो टाइमिंग है वो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अच्छा, ये जो वैदिक जो संस्कृत थी ना, ये बहुत ही कठिन मानी जाती थी ना। क्या मानी जाती थी? बहुत कठिन संस्कृत मानी जाती थी, ठीक है। मतलब इसको पढ़ना जो है, वैदिक संस्कृत को पढ़ना बहुत ही कठिन माना जाता था। और ये जो लौकिक संस्कृत है ये पढ़ने में आसान होती थी, मतलब लोग इसको आसानी से क्या करते थे? पढ़ लेते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से ग्रंथ आते हैं वैदिक संस्कृत में? तो वैदिक संस्कृत में जितने भी वेद उपनिषद लिखे जाते थे ना, वेद उपनिषद, ये सब किस में लिखे जाते थे? तो ये सब लिखे जाते थे वैदिक संस्कृत में, ठीक है। किसमें? वैदिक संस्कृत में। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो जैसे जब कोई चीज आपको टफ लगने लगता है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज आपको टफ लगता है तो आप क्या करते हैं? उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत कम ही लोग उससे टकराते हैं या उससे टक्कर लेते हैं। तो जैसे होता क्या है कि उस टाइम क्या हो रहा था, जैसे आप एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए आप 8th क्लास तक किसी भी आप पढ़ते हैं, कहीं भी आप पढ़े, 8th तक पढ़ते गए, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ रहे थे। लेकिन हो सकता है आपको मैथ में इंटरेस्ट ना हो, या हो सकता है इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट ना हो, या हो सकता है साइंस में बहुत इंटरेस्ट ना हो, या मतलब कुछ भी हो सकता है। 8th तक तो आपको लेकिन जबरदस्ती सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने थे। लेकिन जैसे ही आप 9th क्लास में जाते हैं वैसे ही आपके पास ऑप्शन आने लगता है कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, मतलब 5 सब्जेक्ट तो क्लियर कोई भी पढ़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट में ऑप्शन आता है, आप एक सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल किसी भी आप 9th-10th भी जैसे आप क्रॉस करते हैं, अच्छा ये हो सकता है आप 9th से कॉमर्स वगैरह लेना चाहें तो उसका एक अलग है सब्जेक्ट होता है, वो भी आप अलग से यहाँ से चूज कर सकते हैं। जिसको मैथ वगैरह में नहीं इंटरेस्ट है वो 9th से ही अपना पूरा सिलेबस बदल सकता है, या आर्ट साइड ले सकते हैं तो उसमें भी मतलब मैथ्स वगैरह नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आपको जो चीज टफ लगने लगती है आप क्या करते हैं? उससे दूर भागते हैं। तो वैसे इसमें भी हो रहा था, जब मतलब ये वैदिक संस्कृत को पढ़ना कठिन था तो लोग इसको यहीं पे छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ? ये लौकिक संस्कृत ये चलने लगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो इसमें हमारे जितने भी ये रामायण और महाभारत वगैरह है, रामायण और महाभारत, ये सब किसमें राइट किया गया था? मतलब किसमें? लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही ये सब आता है, ठीक है। रामायण और महाभारत, ठीक है। इतना आप चर्चा कर लीजिए। इसके बाद यहीं से लौकिक संस्कृत से ही एक भाषा का जन्म होता है जिसको बोलते हैं पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। फिलहाल आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी इरेज करके यहाँ पे हम फिर से समझाते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर से इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर प्लेस नहीं है तो इसको काफी विस्तार से भी बताना है। चलिए हम फिर से थोड़ा सा राइट कर देते हैं। हम क्या बताए आपको? सबसे पहले क्या आया? संस्कृत को दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? तो आपको बताया सबसे पहला है वैदिक संस्कृत और लौकिक, ठीक है।
और इस लौकिक, सुनिए हम बताए अभी पिछले यहाँ अभी राइट कराए थे, ये लौकिक में क्या आते हैं, रामायण महाभारत ये सब लौकिक भाषा में ही लिखे गए हैं, लौकिक संस्कृत के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक भाषा का जन्म होता है, वो है पाली। क्या आता है, पाली। हम लोग सुनिए, हम लोग क्या पढ़े हैं पता है ना, हम लोग हिंदी का विकास क्रम पढ़े हैं, मतलब हिंदी का जन्म कैसे हुआ ना, तो सबसे पहले कौन सी भाषा थी, उसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे हुआ ना। ऐसे ही नहीं जैसे आप इतना आसानी समझते हैं कि हिंदी का जन्म ऐसे ही हो गया था, ऐसा ना कुछ नहीं होता ना। मतलब इसके लिए भी पहले हम क्या बताए थे कल, कोस कोस पे पानी बानी बदले, 4 कोस पे बानी। ठीक है, ठीक। तो हम क्या बताए, जैसे ये क्या है पाली भाषा, तो उसके बाद पाली भाषा क्या होती है, इसमें इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसमें जितने भी पाली भाषा जब बनी तो इसमें जितने उस टाइम बौद्ध धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म ना, और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ क्या लिखे गए, बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ किसमें लिखे गए, तो वो लिखे गए पाली भाषा में ही। ठीक है, बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए। अच्छा, इसका टाइमिंग है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। ठीक, किसका टाइमिंग है, पाली भाषा का। अच्छा, बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए, या हम लोग कहें तो मौर्य काल का शासन काल, मौर्य काल, मौर्य काल के शासन काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो वो बोली जाती थी पाली। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो किस में लिखे गए थे, पाली भाषा में। या हम लोग कहें तो बौद्ध धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको ऑप्शन दे देगा लौकिक, संस्कृत, पाली, या आगे आता है प्राकृत, यहाँ से प्राकृत भाषा का जन्म होता है, फिर अपभ्रंश, मतलब आगे चर्चा करने वाला हूँ, तो ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप बताइएगा त्रिपिटक जो है किस भाषा में है, तो वो आप बताइएगा पाली भाषा। अच्छा, किस ग्रंथ का है, तो ये बौद्ध धर्म के है। ठीक है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। उसके बाद यहाँ से पाली के बाद आता है प्राकृत। क्या आता है, प्राकृत भाषा। देखिए क्रम देखते जाइए, पहले क्या था, संस्कृत को 2 भागों में बांटा, फिर उसके बाद यहाँ वैदिक संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत बहुत कठिन होती थी, इसी लोग इसको यहाँ पे लोग छोड़ दिए। उसके बाद लौकिक को किस में बांटा, पाली भाषा में, उसके बाद इसको प्राकृत में बांटा। प्राकृत जो इसका टाइमिंग है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ये किसका टाइमिंग है, प्राकृत। अच्छा, इसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, तो इसमें जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे, जैन धर्म के, इसमें क्या थे, बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ, और ये प्राकृत भाषा में कौन लिखे गए, तो ये जैन धर्म के सभी ग्रंथ। ठीक, तो जैन धर्म के सभी ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, प्राकृत। अच्छा, इसका जो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है आगम। ठीक, आगम ये इसका मतलब जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या चर्चा किए, सबसे पहले संस्कृत से 2 भागों में बांटा गया, लौकिक, ये लौकिक भाषा, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद यहाँ से प्राकृत के बाद जन्म होता है अपभ्रंश का। किसका, अपभ्रंश। किसकी चर्चा हुई, अपभ्रंश की। ठीक है, अपभ्रंश भाषा के बाद माना जाता है अवहट। ठीक है, और अवहट के बाद इसी से मिलता हुआ अवहट का दूसरा रूप है जिसको बोलते हैं सौरसेनी। क्या बोलते हैं, सौरसेनी। ठीक है, और सबसे लास्ट में मतलब इतनी भाषाओं के बाद जन्म होता है किसका, हिंदी का। किसका, हिंदी, और इसका जो टाइमिंग है वो माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक। और ये जो ये 3 भाषाएं थी, मतलब अपभ्रंश, अवहट और सौरसेनी, ये सब 500 से 1000 के बीच तीनों का टाइमिंग है। मतलब ये तीनों की जो टाइमिंग है ना वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक।
ये तीनों भाषाएं इसी टाइमिंग के अंतर्गत आ जाती है ना। तो अब देखिए हम आपको एक भाषा का, ये जो हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे है, जैसे हम लोग इसको इतना आसानी से जानते हैं कि हिंदी भाषा वैसे ही बनी है, तो ऐसा नहीं है। इसके जो विकास क्रम है, देखिए बार बार ये भाषाएं बदलती रहती हैं ना। हम बताए भाषाओं का कोई अंत नहीं होता। तो देखिए पहले क्या है, लौकिक, फिर पाली, फिर बौद्ध धर्म, मतलब इसमें पाली के बाद आता है प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट आया, फिर सौर सैनी, उसके बाद हिंदी ना। अब हम लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हिंदी के मतलब हिंदी के बारे में पूरा विस्तार से, मतलब हिंदी शब्द कैसे बना या कैसे आया, हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, ये सारी चर्चाएं आगे करने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप अब अगला टॉपिक डाल रहे हैं। अब हम लोग चर्चा बताए ना अभी, हम लोग अब चर्चा करेंगे किसकी, हिंदी भाषा का। जो हिंदी शब्द आया है ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति मतलब ये हिंदी शब्द बना कैसे, हम लोग कैसे जाने इसको, हिंदी किसने कहा, कैसे ये बना। चलिए इस सबसे पहले आपको कुछ इतिहास की बातें बताते हैं। पहले क्या हुआ, जब हमारे देश में, देखिए ये आप, चलिए हम पहले अपने देश का ऐसे मैप बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे देश का मैप बना दिए हैं इसी तरीके से। तो आप ये जानिए, हमारे ये देखिए उसको बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम ना। हमारे देश में ये उत्तर पश्चिम में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो पहले क्या होता था, हमारे देश में जब विदेशी यात्री आने लगे या ईरानी लोग हमारे देश में आने लगे, तो हुआ क्या, ये सबसे पहले जिस देश से, मतलब हमारे देश में जब प्रवेश करने लगे, तो उनको जिस नदी का दर्शन हुआ, सबसे उस नदी का नाम था सिंधु। क्या नाम था, इनको मतलब ये जिस नदी उत्तर पश्चिम के द्वार से, किसके द्वार से, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम के द्वार से जब ये आ रहे थे, ये जिस नदी के सहारे, और इनको जो सबसे पहला इनको देश मिला, उसका नाम इन्होंने दे दिया था सिंधु। क्या देश दिया था इन्होंने, सिंधु। उस देश का नाम ही रख दिया, मतलब जिससे सिंह द्वार से प्रवेश किए थे ना, तो उस देश का नाम इन्होंने रखा सिंधु। कौन रखा था, ईरानियों ने। तो ईरानी, फिर ईरानियों और उस टाइम ईरानी और भारत का जो संबंध है, ईरान और भारत का, बहुत ही अच्छा था। तो ईरानियों ने क्या कह दिया, इसी सा की जगह, याद रखिएगा, सा की जगह उन्होंने बताया, सा की जगह इसको हा कर दिया, और धा की जगह इसको दा में बदल दिया। किसमें बदल दिया, फिर से समझिए, हम क्या बताए, किसने बताया, ईरानियों ने। क्या बदला, इन्होंने कहा कि जो सा है, क्या है, सा की जगह उन्होंने इसको हा बता दिया और धा की जगह दा बता दिया। तो ये सिंधु से बन गया, आप बना के देखिए, सिंधु से बन गया हिंदू। क्या बन गया, हिंदू। ठीक है, अच्छा और कुछ बातें बता रहे हैं। 13वीं सदी में एक भारत के फारसी कवि थे। 13वीं सदी में कौन थे, एक भारत के फारसी कवि, उनका नाम था, औफी। क्या नाम था, औफी। 13वीं सदी में औफी ने एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम था हिंदवी। इन्होंने क्या बताया, पहले इन्होंने एक शब्द का यूज किया था, प्रयोग किया था, जिसका नाम था हिंदवी। फिर बाद में इसी मतलब 16वीं सदी में, फिर 16वीं सदी में क्या हुआ, ये हमारे भारत के एक कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, आप लोग नाम जानते ही होंगे ना, जिनकी रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावत, ये सब आखिरी कलाम उन्हीं की रचना है। तो इनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था, मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी साहब ने भी हिंदवी शब्द का ही सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अच्छा ये कब किए थे, 16वीं सदी में। 13वीं सदी में कौन किया था, ये फारसी कवि औफी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। फिर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में सुनिए, हम क्या बता रहे थे,
तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, मुसलमान जब कवि आने लगे तो मुसलमान कवियों ने हिंदवी और हिंदी, इसका हिंदवी और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? हिंदवी और हिंदी का। ठीक है। उसके बाद 18वीं सदी में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, किसका आगमन हुआ हमारे देश में? अंग्रेजों का। ठीक है। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने इस हिंदी को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। किसके नाम से? हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। थोड़ा सा इतिहास से जुड़ी हुई बातें आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए, मतलब ये हिंदी जो शब्द आया है कैसे आया है, इतना आसानी से ये नहीं आया है, बार बार बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, 13वीं सदी में क्या हुआ, फारसी कवि औफी ने हिंदवी का प्रयोग किया था। फिर 16वीं में आते आते जायसी जी साहब ने भी हिंदवी शब्द का ही प्रयोग किया। 17वीं सदी में जो मुस्लिम कवि थे, कौन थे? मुस्लिम कवियों ने हिंदवी और हिंदी, मतलब इसी को हिंदवी और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग किया। और 18वीं में क्या हुआ, ये जो अंग्रेज का, जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने इस देश का नाम हिंदुस्तान ही रख दिया था। लेकिन अब सुनिए इसमें क्या हुआ, हम आपको क्या बताए, ये जो ईरानी थे वो सा की जगह हाँ बोलते थे और धा की जगह दा, तो ये हो गया हिंदू ना। अच्छा, उसके आप एक बात और जानिए, तो ये हिंदू से बाद में जो है, ये देखिए, हिंदू से बाद में हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है, हिंदू से हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है। आप ये जान लीजिए, इसको, इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं ना? तो आप बताइएगा सर, फारसी भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के, है ना। ये आपकी परीक्षाओं में बहुत पूछता है। हिंदी बताइए, हिंदी जो आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो बहुत सारे जो कट्टर हिंदू प्रेमी होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जो हिंदी है ना वो हमारी हिंदी ही भाषा का शब्द है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है ना। हिंदी, उन्होंने मतलब बहुत सारे विद्वानों ने बताया है, जो ये हिंदी है उन्होंने बताया हिंदी, देखिए इसका नाम क्या है? हिंदी। हिंदी को इन्होंने दो भागों में बांटा। पहले हिंदी से इन्होंने बताया था, जो हिंदू है, हिंदू से हिंदी बनी थी, हिंदू। हिंदू को इन्होंने बताया था, देखिए इसमें दो शब्द का प्रयोग हुआ है, हिन प्लस दू, है ना। देखिए हिन प्लस दू। तो जो कट्टर हिंदू प्रेमी है या हिंदी प्रेमी है, हम लोग कहें तो जो कट्टर हिंदी प्रेमी है, वो लोग बताते हैं हिंदी पहले हिंदू मतलब होता है, हिन मतलब होता है हनन करने वाला। क्या होता है? हनन करने वाला, हनन करने वाला। और दू मतलब होता है दुष्टों का। क्या? दुष्टों का। बहुत सारे विद्वान ऐसे बोलते थे कि हिन मतलब होता है हनन करने वाला, दू मतलब होता है दुष्टों का। कहें तो दुष्टों का हनन करने वाला कौन होता है? तो वो मानते थे हिंदू ना, जो दुष्टों का हनन करे कौन होता है? हिंदू होते हैं। और जो हिंदू की जो भाषा होती है उसी को हिंदी बोलते हैं, ऐसा लोग मानते थे। क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर सुनिए, मैं क्या बताया हिंदू को दो भागों, मतलब अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं या शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो क्या बना? हिन प्लस दू। हिन मतलब होता है हनन करने वाला और दो मतलब होता है दुष्टों का। ठीक है, तो इसका मतलब दुष्टों का हनन करने वाला कौन? तो ऐसा मानते थे लोग, दुष्टों का जो हनन करे वो हिंदू कहलाता है, और हिंदुओं की जो भाषा है वो हिंदी होती है। समझ में आ रहा है? ऐसा लोग बोलते थे, लेकिन ये सरासर गलत है, ये ऐसा होता नहीं है। तो ये हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आप बताइएगा, ऑप्शन में रहेगा फारसी भाषा, तो आप उसको फारसी भाषा ही राइट करिएगा। ठीक है, तो आप देखिए, आपको ये बातें समझ में आ रहा है, हिंदी मतलब कैसे ये शब्द का यूज हुआ ना, किस भाषा का शब्द है, ये सब आपको समझ में आया। हिंदी का जो इतिहास है, मतलब कैसे हिंदी शब्द आया, कहाँ से आया ना। तो अच्छा, हिंदी जो किस नदी से आया? तो आप बताइएगा सिंधु नदी से। ठीक है, तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तो आपको अब हम बताने वाले हैं अब कुछ अपने ये हिंदी जो शब्द है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में कहाँ पे चर्चा में है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब आपको आगे हिंदी का संवैधानिक शब्द जो है कैसे बना उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे आशा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं।
अगला टॉपिक आप डाल दीजिए, स्वतंत्रता संग्राम के बाद सुनिए, स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ हमारे संविधान में, कैसे हुआ, किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ये सारी चर्चा हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं जो हमारा देश है कब स्वतंत्र हुआ था, तो आप जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कब स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 ना। हम लोग को अंग्रेजों से कब आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। फिर क्या हुआ, फिर हमारे देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, या हम कहें तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब लॉन्च किया गया, 26 नवंबर 1950 ना। इस डेट को मतलब पूर्ण रूप से हमारा क्या हुआ था, जो हमारा भारतीय संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, अब क्या हो रहा था, तो जब मतलब इसमें सारी बातों को रिलेटेड किया जा रहा था, मतलब जोड़ा जा रहा था कि इसमें कोई भी बात छूटे ना, हमारे कंट्री में कितनी भाषाएं हैं, क्या है, कैसे हैं, मतलब कोई भी बात छूटे ना। तो हुआ क्या, उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में बहुत से ऐसे महापुरुष थे। अच्छा, एक बात और जान लीजिए आप, जो दिल्ली सल्तनत इतिहास की बातें कुछ फिर से जोड़ रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत से लेकर के दिल्ली सल्तनत से मैकाले के काल तक, किसके काल तक, मैकाले काल तक किस भाषा, कौन सी भाषा चलती थी, तो वो चलती थी फारसी। क्या चलती थी, फारसी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैकाले काल से लेकर के मैकाले काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक, मैकाले काल से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक कौन सी भाषा चलती थी, तो वो चलती थी अंग्रेजी। क्या चलती थी, इंग्लिश। ठीक है, अच्छा आप ये जानिए, जो हमारे देश में बहुत से ऐसे भी महापुरुष हैं जिनको बाहर पढ़ना है, जैसे ही आप यहाँ से इंटर वगैरह लोग क्वालिफाई होते थे, अगर इनको बाहर पढ़ना था तो ये अदर कंट्रीज में जाते थे। अदर कंट्रीज में केवल अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको अगर इंग्लिश आती हो तो आप हर जगह जो है आसानी से पढ़ सकते हैं ना। तो पहले क्या हुआ, ऐसे ही सिस्टम चल रहा था। हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी हमारे देश में हिंदी भाषा नहीं थी, तो लोग कैसे किस भाषा में बात करते थे, अंग्रेजी भाषा में। लेकिन ऐसा भी नहीं है हिंदी का प्रयोग नहीं होता था। बहुत से हमारे ऐसे महापुरुष हैं जो हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने में लगे हुए थे, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं और भगत सिंह वगैरह हैं। मतलब जहाँ भी ये लोग जाते थे, हिंदी शब्द का प्रयोग करके या हिंदी भाषा में बात करके लोगों को जागरूक। देखिए भाषा क्या है, हम बताए थे, चर्चा किए थे, भाषा क्या है, एक प्रकार का माध्यम है ना। भाषा क्या है, प्रकार का माध्यम है जिससे हम लोग अपने विचार एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष लोग थे, जब उनको हमारे देश के खिलाफ मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी, तो वो जागरूक लोगों को कैसे करते थे, अपनी भाषा के माध्यम से। तो बहुत सारे ऐसे ही महापुरुष थे जो हिंदी भाषा में प्रयोग करके लोगों को अपने बॉडी को बताते थे, अपनी भाषा को व्यक्त करते थे। लेकिन ये जो टाइमिंग है, दिल्ली सल्तनत से लेकर मैकाले काल तक और मैकाले काल से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था। तो उस टाइम अच्छा, एक बात और, जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप पढ़ेंगे, आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, हमारा भारतीय संविधान लिखा गया है, वो 1 to 1 सब किसी में इंग्लिश में ही राइट किया गया है ना। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो भी केसेस होते हैं वो सब अभी भी इंग्लिश में ही सबका, मतलब जो आपको कोई भी केस लड़ना है तो इंग्लिश में ही लोग लड़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये जानिए, तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या उस समय ये थी जब लोग हिंदी के प्रति मतलब ऐसा बोल रहे थे कि हमारे संविधान में हिंदी की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भी उस टाइम 40% लोग हिंदी बोल लेते थे। ठीक है, 40% लोग क्या किस भाषा का यूज कर लेते थे, हिंदी भाषा का प्रयोग कर लेते थे। तो अब समस्या ये आ रही थी, अच्छा लोग इस बात के लिए अड़े हुए थे कि जो ये हिंदी भाषा है वो उसको हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा बना देनी चाहिए। जरा आप सोचिए, अगर अभी तक हमारे देश में मतलब
हिंदी बोला ही नहीं गया है, तो अचानक किसी भाषा को अचानक हम कहते हैं, आज तक आपने कभी मान लीजिए उर्दू में नहीं बातें किया है, या हम कहते हैं फारसी भाषा में आप कभी बात नहीं किए होंगे, तो आपको अचानक कह दिया आज से हिंदी और इंग्लिश भाषा खत्म, आज से आप फारसी भाषा में सबसे यूज करेंगे, तो आपको कैसा महसूस होने लगेगा, या आप कैसे बोल पाएंगे। तो यही समस्या हमारे संविधान में भी आने लगी। जब हमारा संविधान लिखा जाने लगा तो उस टाइम एक आर्टिकल है, आपको बताऊंगा, एक अनुसूची है, अनुसूची 8वीं में, अनुसूची 8वीं में और भाग 17 के अंतर्गत, भाग 17 के अंतर्गत आर्टिकल एक अनुच्छेद है 343 से 351, है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आगे पूछेगा इस भाषा के अंतर्गत एक हमारा राजभाषा है हिंदी, हिंदी शब्द को, हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? राजभाषा। हिंदी भाषा को क्या घोषित किया गया है? राजभाषा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारी हिंदी है ना, हिंदी ये क्या है? हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, ठीक है। राष्ट्रभाषा का जो शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये जो हिंदी है वो कैसी भाषा है? हमारी राजभाषा है। अगर कोई आपसे पूछेगा आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप कहिएगा जो ये राष्ट्रभाषा है, हमारे संविधान में ये कोई संवैधानिक शब्द लिखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, तो उसकी जगह पे प्रयोग किया गया किसका? राजभाषा का। इसका कारण क्या है? तो आपको यही बता रहा हूँ कि क्या हुआ उस टाइम हमारे देश में, तो अधिकतर लोग मतलब किस भाषा का प्रयोग करते थे? अंग्रेजी में। तो अचानक उस भाषा को कैसे बदल दिया जा सकता है ना। अभी भी लोग क्या किसमें बातें कर रहे थे? ज्यादा से अधिकतर लोग अंग्रेजी में ही बातें करना जानते थे। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे घोषित किया जाए? तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन चल ही रहा था उसी टाइम 14 सितंबर, तब 11 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर 1950, ठीक है, 11 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर 1950 मतलब 1950 में हम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका के अंतर्गत मतलब ऐसा लोग कह रहे थे, लोग समर्थन कर रहे थे हिंदी भाषा का। ये लोग कह रहे थे कि हिंदी को हमारे देश की क्या मानी जाए? राष्ट्रभाषा मान ली जाए। तो ये 11 सितंबर से लेकर के इसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चलती रही, जिसका 14 सितंबर 1950 को पूर्ण रूप से इसका निर्णय आ गया। और उसमें ये बताया गया 14 सितंबर 1950 में ये बताया गया कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस भाषा का उल्लेख किया जा रहा है? हिंदी भाषा का। वो भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। उसके पीछे कारण भी आपको बताया कि कोई भाषा अभी तक, जब अंग्रेजी अभी तक बोली जा रही थी हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तक, तो अचानक वो हिंदी में कैसे बदला जा सकता है। तो इससे सहमति बनी कि जो हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि हमारी राजभाषा है, ठीक है। तो ये आप बताइएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो ये भी हमने चर्चा कर लिया है। अच्छा, और ये भी उसमें बताया गया 14 सितंबर 1950 को यह भी बताया गया कि कुल मिला के हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। स्वतंत्रता संग्राम के पहले जो है कुल मिला के 14, मतलब जब ये आर्टिकल हुआ था, मतलब 14 सितंबर को जब निर्णय आया था, तो उस टाइम कुल मिला के 14 ही भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। पहले 14 भाषाएं थी, फिर धीरे धीरे उसमें संशोधन होते 1972 में पहला संशोधन, मतलब जब इसका भाषा की तरह पहला संशोधन, या हम कहें तो सही रूप से संविधान में 21वां संशोधन कब हुआ? 1972 में हुआ ना। तो इसमें क्या हुआ, कुछ अन्य भाषाएं जोड़ी गई 1972 ईस्वी में। ये 21वां संशोधन, फिर हुआ 1992, उसके बाद हुआ 2003 में, ठीक है, ठीक। तो ये कुछ संशोधन हुए थे, हम बताएं आपको। जब 21वां संशोधन हुआ, कब हुआ था ये? एक मिनट, ये 1967 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1992 में ये हुआ 92वां संशोधन, मतलब हिंदी भाषा को लेकर के। उसके बाद 2003 में
102वां संशोधन हुआ ना, मतलब ये 3 प्रकार के संशोधन हुए। तो 1967 में कुछ और भाषाएं जोड़ी गई। तो 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो वो जोड़ी गई है सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी, ठीक है। फिर 1992 में जोड़ी गई है कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं कब जोड़ी गई हैं? 1992 में, जब संशोधन हुआ था तब। और 2003 में भी कुछ भाषाएं जोड़ी गई हैं, जैसे बोडो, डोंगरी, संथाली, और मैथिली, ठीक है। ठीक, चलिए 21वां जब संशोधन 1967 में हुआ तब एक भाषा सिर्फ जोड़ी गई थी, सिंधी ना। और 92वां जब संशोधन हुआ 1992 में, तो ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली। फिर 102वां संशोधन जब 2003 में हुआ तो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो कुल मिला के अब जानिए, जब हम मतलब पहली बार जब ये हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था ये भी पूछेगा, तो आप बताइएगा 14 सितंबर 1950 को। तो कुल मिला के कितनी भाषाएं थी तब? उस टाइम 14 ही भाषाएं थी। लेकिन अब गिनिए ये कितनी, तीन प्रकार के संशोधन हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी भाषाएं अन्य आ गई? 8 भाषाएं और आ गई। चलिए इस 14 भाषाओं में 8 भाषाएं और जोड़िए, ठीक है। तो 14 भाषाओं में आप 8 भाषाएं और ऐड करते हैं, तो कुल मिला के कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। अब समझ में आया? तो अब वर्तमान में अगर कोई पूछेगा वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप बताइएगा 22 भाषाएं हैं ना। अच्छा, किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो वो ये आर्टिकल है 343 से 351 के अंतर्गत आती है। तो अच्छा, एक बात और आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। आपसे कोई पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 सितंबर 1950 ईस्वी को, ठीक है। अच्छा, मतलब ये 1950 में ही इसका निर्णय आया था, तो इसीलिए हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप बताइएगा 14 सितंबर को। हर वर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर कोई ऐसा पूछ लिया अच्छा ये 14 को ही क्यों मनाया है, तो आप बताइएगा, ठीक है। आप अब बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हम आपको बताए इस दिन क्या हुआ था, 14 सितंबर 1950 में हिंदी को लेकर के ये फैसला आया था, तो जिसमें माना गया कि हिंदी जो शब्द है कैसा शब्द है, तो ये मतलब हिंदी क्या है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। क्या है, इस बात को याद रखिएगा, हिंदी राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत मतलब हिंदी जो शब्द का प्रयोग हुआ है, कैसे हुआ, हमारे किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ है, संविधान में ये शब्द कैसे जुड़ा ना, तो ये पूरी चर्चा हमने इस वीडियो में किया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और चर्चा कर दें आपको। तो मुझे आशा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग देखिए बहुत सारी चर्चाएं किए, तो हम लोग कुछ बात इससे और नोट करने वाले हैं। हमने अभी तक क्या सीखा, मतलब कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब चलिए हम लोग इस हिंदी भाषा का स्वरूप पढ़ते हैं। हिंदी भाषा का स्वरूप, सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ बातें नोट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बोली। एक होता है बोली, दूसरा होता है परिनिष्ठित भाषा, उसके बाद होता है मातृभाषा, उसके बाद होता है राजभाषा, उसके बाद होता है राष्ट्रभाषा, ठीक है। ठीक, चलिए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। बोली क्या होती है, परिनिष्ठित भाषा क्या है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है ना। तो ये बोली क्या होती है,
जो हम लोग कहें तो जैसे मान लीजिए आप देखिएगा, भाषा का ऐसा रूप हम लोग कहें तो इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं, भाषा का ऐसा रूप जो हम लोग साधारणतः अपने घरों में प्रयोग करते हैं ना, अपने आसपास अपने परिवार से अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं ना, तो जिस भाषा में बोलते हैं उसको बोलते हैं बोली ना। या हम कहें तो ये जो बोली होता है ना, जो इसका प्रयोग है बहुत ही कम क्षेत्रों में किया जाता है, मतलब बहुत कम दूरियों के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं बोली। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाषा का ऐसा रूप, भाषा का ऐसा रूप जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जिसका प्रयोग सामान्यतः अपने घरों में करते हैं, अपने घर परिवार में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, घर परिवार में। ठीक है, तो ये बोली क्या है मतलब, और इसका जो क्षेत्र होता है ना बहुत ही कम होता है। ठीक है, किसका, बोली का। ठीक है, अच्छा ये परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, अगर इसी बोली में अगर इसका रूप थोड़ा सा बढ़ता जाए, इसका जो क्षेत्र है बोली का जो क्षेत्र है अगर ये बढ़ता जाए ना, तो किसका रूप धारण कर लेती है, परिनिष्ठित भाषा का। या हम लोग कहें तो जैसे जो ये है परिनिष्ठित भाषा है, अगर इसी बोली में जो ये हम लोग बोली कोई मतलब अपने घर में जो बातें करते हैं, यदि उसमें व्याकरण को परिष्कृत कर दिया जाए, परिष्कृत मतलब होता है जोड़ना ना, मतलब अगर हम लोग अपनी जो भाषा में बात करते हैं अगर उसमें कुछ व्याकरण का भी प्रयोग करने लगे ना, तो वो कैसी भाषा बन जाती है, तो बन जाती है परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, या हम लोग कहें तो ये जो बोली होती है जो इसमें इसका जो क्षेत्र होता है ना वो बहुत ही कम होता है, लेकिन ये जो परिनिष्ठित भाषा है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। आगे है मातृभाषा। देखिए मातृभाषा, मातृ मतलब हम लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं मातृ मतलब होता है माता। तो हम लोग जो भाषा अपनी माँ के मुख से सीखते हैं, माता के जो भाषा माता के मुख से सीखते हैं, माता के मुख से, कल बताए थे ना उस वीडियो में चर्चा किया था भाषा की, तो हम बताए थे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको अगर भाषा कोई भी भाषा सीखना है तो हम आपको बताए थे ना कैसे सीखना है, हम आपको इसमें चर्चा किए थे, हम लोग कोई भी भाषा अनुकरण द्वारा सीख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, जो भाषा हम लोग माता के मुख से सीखते हैं, किससे सीखते हैं, माता के मुख से सीखते हैं, वो कैसी भाषा का रूप धारण करती है, तो वो बनती है मातृभाषा। ठीक है, ठीक। तो अभी तक हम लोग तीन बातें चर्चा मतलब तीन चीजों की चर्चा किए, बोली की, परिनिष्ठित भाषा और मातृभाषा। आगे है राजभाषा। देखिए इसमें एक शब्द आया है राजभाषा। राजभाषा मतलब होती है राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा को क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। या हम लोग कहें तो शासन प्रशासन जो जिस भाषा में चलता है, शासन प्रशासन चलाने वाली जो भाषाएं होती है ना, शासन प्रशासन चलाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है ना। लेकिन जो पहले जो मतलब हमारे देखिए आप इतिहास में देखिए, पहले जो राजा महाराजा होते थे तो राजाओं महाराजाओं के यहाँ जो भाषा बोली जाती थी उसको इसी राजकाज की जो भाषा थी उनके यहाँ, इसी भाषा को बोलते थे दरबारी भाषा। क्या बोलते थे, दरबारी भाषा। किसके यहाँ, पहले की अंग्रेज वगैरह थे, जब राजा महाराजा थे उनके यहाँ जो भाषा के प्रयोग किया उसको दरबारी भाषा, इसी राजकाज की भाषा को उनके यहाँ दरबारी भाषा बोला जाता था। ठीक है, तो हम लोग मतलब कहने का मतलब ये है राजभाषा क्या है, तो हम लोग जिसमें मतलब हमारा पूरा प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पूरा गवर्नमेंट आपके इंडिया का जिसमें चलता है, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा को बोलते हैं राजभाषा। और हम आपको भी चर्चा किए भी थे हमारी राजभाषा क्या है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 343 से 351 के अंतर्गत आती है। हम इसकी पूरी चर्चा किए थे अभी ना। अच्छा ये क्या है, राष्ट्रभाषा। तो आप कहिएगा यह कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। क्या नहीं है, ये कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या है, कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। तो देखिए आज हम लोगों ने हिंदी के मतलब हिंदी कैसे बना, हिंदी शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, कौन मतलब हिंदी, उसके बाद हिंदी का स्वरूप की चर्चा की, और हिंदी हमारे देश की राजभाषा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, किस अनुसूची के अंतर्गत है, किस भाग के अंतर्गत है। हम लोग इस वीडियो में पूरा विस्तार से हिंदी की बेसिक चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझा है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।